नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों है नहीं भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को सुना होगा, हमने दोस्तों है नहीं भारत चैनल पर दोस्तों यूपीएससी और आरपीएससी के दोस्तों हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें दोस्तों हमने करीबन दोस्तों इससे पहले करीबन 18 पेपरों का दोस्तों सोल्यूशन कर चुके थे। दोस्तों हमने इसी श्रृंखला में दोस्तों आज का दोस्तों हमारा दोस्तों जो आरपीएससी का दोस्तों जो पेपर रहने वाला है दोस्तों, वो कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2014 का दोस्तों जो हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर हुआ था दोस्तों, जो सेकंड पारी में हुआ था दोस्तों, उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आपको पता है दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर में दोस्तों दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। हमने दोस्तों फर्स्ट पेपर को दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में दोस्तों सॉल्यूशन कर लिया था। इसके अलावा दोस्तों हम हिस्ट्री का आज दोस्तों सेकंड पेपर का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। कॉलेज लेक्चर 2014 का दोस्तों पेपर था दोस्तों, हिस्ट्री का सेकंड पेपर। दोस्तों हम इस पेपर को दोस्तों दो पार्ट में करेंगे आप लोगों के सामने, ताकि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ सके कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे और उनकी क्या व्याख्या रहने वाली दोस्तों, जो आने वाले समय में आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप ताकि दोस्तों आप पढ़ाई के साथ में या मनोरंजन भी कर सकते हैं और मनोरंजन के साथ में दोस्तों पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर रहने वाला है दोस्तों, ये 19वां नंबर का पेपर है दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा जो करवाए गए थे दोस्तों एग्जाम। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों जो वीडियो रहने वाला है दोस्तों, ये 37वां नंबर का वीडियो है। कितने नंबर का वीडियो है दोस्तों? ये 37वें नंबर का वीडियो है। पेपर है दोस्तों कॉलेज लेक्चर 2014 का एग्जाम। दोस्तों अभी तक आपने हमारे दोस्तों जो इससे पहले दोस्तों कराए गए दोस्तों 18 पेपरों का सॉल्यूशन जाकर नहीं देखा है तो प्लीज़ दोस्तों उनको जाकर देखिए दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, आप विश्वास कीजिए आपके दोस्तों है नहीं हमारे चैनल पर दोस्तों, चाहे वो कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला आने वाले समय का। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो वीडियो का जो क्रमांक रहने वाला है दोस्तों हिस्ट्री का, ये करीबन दोस्तों 37वें नंबर का वीडियो रहने वाला है। कितने का दोस्तों? 37वें नंबर का वीडियो। तो दोस्तों और दोस्तों याद रखना दोस्तों, हम इससे पहले आप लोगों को दोस्तों समाजशास्त्र भी पढ़ा चुके हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड के लिए और आरएस मेंस के लिए दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अगर आपने हमारे वो समाजशास्त्र की वीडियो जाकर नहीं देखे तो प्लीज़ उनको जाकर देखे दोस्तों। आरएस मेंस में और सेकंड ग्रेड का दोस्तों समाजशास्त्र का क्वेश्चन एक भी बार जाने वाला नहीं है। अगर दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी कम नजर आ रही है दोस्तों, तो दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा दोस्तों। और दोस्तों हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मज़ा आने वाला है दोस्तों ऐसे पेपरों को हल करने में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों आप लोगों के सामने अपने हाथ से लिख रहे हैं, ताकि दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन न हो कि पेपर किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। कॉलेज लेक्चर 2014 का एग्जाम है दोस्तों, हिस्ट्री का सेकंड पेपर हुआ था दोस्तों, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों कि कार्टेज क्या था दोस्तों। क्या बात है दोस्तों। दोस्तों हम आपको इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखिएगा दोस्तों, मज़ा आने वाला है दोस्तों। कार्टेज क्या था दोस्तों? हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब दोस्तों जो पुर्तगाली जब 1498 में भारत आए थे, तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा भारत में आने के बाद में जो हिंद महासागर में दोस्तों जो जहाज होते थे, क्या होते थे दोस्तों? पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में दोस्तों जो जहाज़ों को जारी किए गए थे दोस्तों, जो आज्ञा पत्र होते थे, क्या होते थे? पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए दोस्तों आज्ञा पत्र होते थे, ताकि इनके द्वारा दोस्तों ये व्यापार करते थे। किनके द्वारा? इस आज्ञा पत्र के द्वारा दोस्तों व्यक्ति दो होते थे, वो व्यापार करते थे। तो दोस्तों ये आज्ञा पत्र थे दोस्तों, या फिर यूँ कहें दोस्तों कि व्यापार करने का दोस्तों एक आज्ञा पत्र होता था दोस्तों। इसे कार्टेज बोल दीजिए दोस्तों, या इसे हिंदी में बोला जाता है दोस्तों परमिट प्रणाली। याद रखना दोस्तों, कार्टेज को दोस्तों परमिट प्रणाली भी बोलते हैं। अगर आपको दोस्तों इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो हिंदी देखिएगा दोस्तों, कार्टेज प्रणाली को दोस्तों परमिट प्रणाली भी कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों को इसे हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, जब हमने फर्स्ट ग्रेड के पेपर का सॉल्यूशन किया था, कि दोस्तों जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा भारत में बसाई गई बस्तियों पर दोस्तों 4 गवर्नर दोस्तों प्रमुख रूप से शासन किया था उन्होंने दोस्तों भारत पर। तो दोस्तों भारतीय बस्तियों पर दोस्तों जो 4 पुर्तगाली गवर्नर थे, क्रम देखिएगा दोस्तों, मजा आने वाला है दोस्तों। फ्रांसीसी दी अल्मोड़ा पहला गवर्नर बना था दोस्तों, जो पुर्तगाली गवर्नर था दोस्तों भारतीय बस्तियों पर। दूसरा दोस्तों जो गवर्नर बना था दोस्तों, वो था दोस्तों अल्फांसो दी अबीबुर्ग। क्या नाम है दोस्तों? अल्फांसो दी अबूबुर्ग। तो दोस्तों पहला गवर्नर फ्रांसीसी दी अल्मोड़ा, अल्फांसो दी अबूबुर्ग और दोस्तों नीनो दी कूना। तीसरा दोस्तों जो गवर्नर रहा था दोस्तों नीनो दी कूना रहा था। क्या नाम है दोस्तों? नीनो दी कूना। वहीं दोस्तों जो चौथा गवर्नर बना था दोस्तों, जो पुर्तगाली गवर्नर था, उसका नाम आता है दोस्तों अल्फांसो डी डिसूजा। क्या नाम है दोस्तों?
अल्फांसो डिसूजा। दोस्तों अल्फांसो दोस्तों डिसूजा था दोस्तों, ये 4 गवर्नर रहे थे दोस्तों। क्रम भी देखना दोस्तों, पहला गवर्नर फ्रांसीसी दी अल्मोड़ा था दोस्तों। इसके बारे में इंपॉर्टेंट एक ही बात आती है दोस्तों कि इसके द्वारा दोस्तों ब्लू वाटर नीति अपनाई गई थी, यानी दोस्तों नीले जल की नीति। क्योंकि दोस्तों जो पुर्तगाली थे दोस्तों, ये दोस्तों थल मार्ग की जगह दोस्तों जल मार्ग को अधिक महत्व देते थे, ऐसा इसने दोस्तों पानी के द्वारा नीति को अपनाया। दोस्तों अल्फांसो दी अबूबकर की बात करें तो दोस्तों इसने गोवा को जीता था और पुर्तगालियों द्वारा जीता गया पहला क्षेत्र दोस्तों गोवा ही था, जो 1510 में जीता था। अतः अल्फांसो दी अबूबकर को दोस्तों वास्तविक संस्थापन कहा जाता है दोस्तों पुर्तगालियों का। वहीं दोस्तों अल्फांसो दी अबूबकर ने दोस्तों विवाह की नीति अपनाई थी, और याद रखना दोस्तों इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन भी दिया था। किसने दोस्तों? अबूबकर ने। वहीं दोस्तों हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो नीनो दी कूना था दोस्तों, क्योंकि अबूबकर ने दोस्तों गोवा को जीत लिया था 1510 में, और कूना के द्वारा दोस्तों गोवा को राजधानी बना दिया गया था। याद रखना दोस्तों कूना ने राजधानी बनाया था गोवा को, तथा इसने दमन और दीव भी जीते थे दोस्तों कूना ने। वहीं दोस्तों अल्फांसो डिसूजा की बात करें तो इसी के समय दोस्तों जब ये पुर्तगाली गवर्नर रहा था दोस्तों भारतीय बस्तियों पर, तो दोस्तों अल्फांसो डिसूजा के समय दोस्तों सेंट जेवियर भारत आए थे दोस्तों। कौन आए थे दोस्तों? सेंट जेवियर दोस्तों, जो एक पुर्तगाली संत थे। तो ये 4 पुर्तगाली गवर्नर थे। और हमने आप लोगों को पहले भी बताया दोस्तों कि कार्टेज क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की परमिट प्रणाली होती थी। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोगों को पता होगा। थोड़े दिनों बाद में दोस्तों हम जब हमारे आरपीएससी के पेपर खत्म हो जाएंगे, तब हम यूपीएससी के पेपरों का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। याद रखना दोस्तों, मजा आएगा दोस्तों आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दोस्तों, कि भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? क्या बात है दोस्तों। अभी दोस्तों हमने आप लोगों के सामने सॉल्यूशन किया है दोस्तों कि पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन थे भारत में दोस्तों, जो भारतीय बस्तियों पर गवर्नर बने थे दोस्तों। उनमें से दोस्तों पहला गवर्नर दोस्तों पुनः आप लोगों के सामने पूछा जा चुका है दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन में। भारत में पुर्तगालियों की बस्ती का पहला गवर्नर था दोस्तों, नंबर 1 देखोगा दोस्तों, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। याद रखना दोस्तों, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा दोस्तों पहला पुर्तगाली गवर्नर हुआ करता था दोस्तों भारतीय बस्तियों पर। दोस्तों एक बार हम आप लोगों को पुनः बता दें दोस्तों कि दोस्तों जो फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा था ना दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसने दोस्तों ब्लू वाटर नीति अपनाई थी, जिसे कहते हैं दोस्तों ब्लू को कहते हैं दोस्तों नीले जल की नीति। याद रखना दोस्तों, इसे दोस्तों नीले जल की नीति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों जो पुर्तगाली व्यक्ति थे दोस्तों, वो थल सेना की मतलब सॉरी दोस्तों थल मार्ग की जगह दोस्तों जल मार्ग को अधिक महत्व देते थे। कौन दोस्तों? पुर्तगाली, क्योंकि उनमें दोस्तों आवागमन अच्छा होता था दोस्तों जल मार्ग में। तो याद रखना दोस्तों, जो फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा था ना दोस्तों, इसने दोस्तों जो हमारे देश का दोस्तों हमारे भारत देश के दोस्तों दक्षिण में दोस्तों जो हिंद महासागर है ना, इसको पुर्तगाली महासागर भी नाम दिया था। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा हिंद महासागर को क्या नाम दिया गया था और क्यों दिया गया था? तो फ्रांसीसी दी अल्मोड़ा ने नाम दिया था दोस्तों, इसे पुर्तगाली महासागर कहा था दोस्तों। फ्रांसीसी दोस्तों जो दी अल्मोड़ा था दोस्तों, ये 1505 से लेकर 1509 तक दोस्तों पहला गवर्नर रहा था। इसका टाइमिंग पीरियड दोस्तों देख लेना, 1505 से 1509 के बीच में फ्रांसीसी दी अल्मोड़ा दोस्तों गवर्नर बना था, पुर्तगाली गवर्नर। दोस्तों यहाँ से आप लोगों से एक बार यूपीएससी और फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों एक क्वेश्चन बार में बन रहा है। हेड मास्टर का एग्जाम हो गया दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया कि पुर्तगाली बस्तियाँ कौन कौन सी थी दोस्तों भारत में। अगर दोस्तों भारत में पुर्तगाली बस्तियों की बात करें तो पहली कोटि दोस्तों, जो ये पहली बस्ती या पहली कोटि बनाई गई थी, वो बनाई गई थी दोस्तों कोची। क्या बनाई गई थी दोस्तों? कोची। और कोची को कब बनाया था दोस्तों? इसने 1503 में बनाया था। 1503 में बनाने वाला वही व्यक्ति दोस्तों जिसने भारत की खोज की थी। तो दोस्तों भारत की खोज करने वाले व्यक्ति ने ही दोस्तों इसे 1503 में पहले ही अपनी पुर्तगाली बस्ती बसाई थी। आपको इसको पता होगा दोस्तों, दूसरी कोटि आती है जिसका नाम है दोस्तों कन्नौर कोटि। दीव और दमन और दोस्तों गोवा, दोस्तों याद रखना, दीव दमन और गोवा को दोस्तों नीनो दी कूना ने बसाया था। किसने बनाया था दोस्तों? दीव दमन और गोवा को पुर्तगाली कोटियाँ किसने बसाया था दोस्तों? नीनो दी कूना ने। क्योंकि दीव को दोस्तों इसने 1535 और दमन को 1559 में जीता था, और गोवा को दोस्तों अबूबकर ने जीता था, परंतु राजधानी दोस्तों कूना ने बनाया था दोस्तों। हारमुज और दोस्तों मलक्का की तो बात करें दोस्तों, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों, भारत के पूर्वी क्षेत्र में हिंद महासागर में इंडोनेशिया के पास में दोस्तों वहाँ पर एक दो छोटे छोटे द्वीप थे, हारमुज द्वीप और मलक्का द्वीप। इसके अलावा दोस्तों जो सालसेट द्वीप था दोस्तों मुंबई के पास में दोस्तों जो सालसेट द्वीप था,
इसके अलावा दोस्तों हुगली दोस्तों जो उड़ीसा में आता है, और मद्रास दोस्तों जो चेन्नई था दोस्तों, इसे ये भी पुर्तगाली कोटियाँ थी। तो याद रखना दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जो अल्फांसो दी अबूबकर था दोस्तों, जिसने गोवा जीता था, गोवा जीतने के बाद में दोस्तों उसने दोस्तों 1511 में दोस्तों हार मुझको जीता था, और मलक्का पर दोस्तों उसने अधिकार किया था अबूबकर ने 1515 में। तो हार मुझ को कब भारत में मिला है दोस्तों? 1511 में, और मलक्का को 1515 में। वहीं दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों जो नीनो दी खूना था ना दोस्तों, इसने दोस्तों दीव को 1535 में जीता था। वहीं दोस्तों दमन को दोस्तों 1559 में जीता। किसने जीता दोस्तों? नीनो दी खूना ने। तो यहाँ पर दोस्तों ये पुर्तगाली कोटियाँ स्थापित की थी। याद रखना दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है बार बार में कि पुर्तगाली कोटियाँ कौन कौन सी थी। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, कोची, कन्नौर, दीव, दमन, गोवा। हारमुज 1511 में, मलक्का 1515 में जीता अबूबकर के द्वारा। सालसेट, दीव और हुगली और मद्रास, ये सारी की सारी दोस्तों पुर्तगाली कोटियाँ हुआ करती थी। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, याद रखना। क्वेश्चन अगली तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दोस्तों कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर बिहार स्थापित किया था। क्या बात है दोस्तों, कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और कथन और कारण में पूछा गया है। याद ना दोस्तों, तो ये तो दोस्तों कथन दिया गया था एग्जाम में दोस्तों, कॉलेज लेक्चर 2014 का एग्जाम में हिस्ट्री का सेकंड पेपर था, जिसमें दिया गया था कि कथन है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर स्थापित किया था। दोस्तों मुंगेर कहाँ पड़ जाता है दोस्तों? बिहार में। यानी कि वो अपनी राजधानी दोस्तों जो मीर कासिम का दोस्तों जो बंगाल का दोस्तों जो नवाब था दोस्तों, वह दोस्तों बंगाल से अपनी राजधानी दोस्तों बिहार ले आ जाता है, यानी कि मुंगेर में। दोस्तों इसका कारण क्या दिया गया था कि वह अवध के नवाब के साथ निकट संबंध स्थापित करना चाहता था। वह अवध के नवाब के साथ निकट संबंध स्थापित करना चाहता था। तो दोस्तों ये यहाँ पर इसका कारण दिया गया था। तो याद रखना दोस्तों, जो आरपीएससी के द्वारा दोस्तों जो इसका उत्तर माना गया है, वो माना गया था कि कथन तो सही है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर स्थापित की। बिल्कुल सही बात है, कथन सही है दोस्तों, लेकिन कारण गलत है। क्योंकि कारण क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि वो अवध के नवाब के साथ संबंध स्थापित करना नहीं चाहता था। वो तो दोस्तों अंग्रेजों से बचकर भागना चाहता था दोस्तों, बंगाल से। कहाँ से दोस्तों? बंगाल से अंग्रेजों से बचकर भागना चाहता था। अतः वो दोस्तों बिहार की तरफ चला जाता है और मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है। तो दोस्तों वो क्यों मुंगेर क्यों गया था दोस्तों? ताकि वो अंग्रेजों से बचना चाहता था। वैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मीर कासिम ने दोस्तों अवध के नवाब के साथ भी संबंध बनाए थे, लेकिन आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को दोस्तों गलत माना है, तो हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, हमने पहले एक गलती कर चुके थे दोस्तों, उसको सुधार लीजिएगा दोस्तों। हम आपकी गलती स्वीकार करते हैं दोस्तों कि संस्कृत विभाग का दोस्तों तब 2018 का दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों जो एग्जाम करवाया था हमने आप लोगों को, तब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था दोस्तों, उसे रक्तहीन क्रांति करते थे। नहीं दोस्तों, वहां पर दोस्तों मीर जाफर की जगह दोस्तों आपको मीर कासिम करना होगा। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था दोस्तों, उसे रक्तहीन क्रांति कहते थे। दोस्तों हमसे ये छोटी सी गलती हुई है दोस्तों, आप प्लीज जाकर इसको दोस्तों इसको सुधार कर लीजिएगा दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का दोस्तों 2018 पेपर का जो हम सॉल्यूशन कराए थे, हमने वहाँ पर आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों आपको वहाँ पर मीर जाफर की जगह दोस्तों मीर कासिम करना है, क्योंकि अंग्रेजों ने दोस्तों 1760 में दोस्तों मीर कासिम को दोस्तों राजा बनाने के लिए या नवाब बनाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, उसे रक्तहीन क्रांति कहते थे। दोस्तों मीर कासिम दोस्तों बंगाल का दोस्तों जो नवाब बनता है 1760 में अंग्रेजों की मदद से बनता है। अतः दोस्तों अंग्रेजों ने जब इसकी मदद की मीर कासिम की, तो दोस्तों मीर कासिम ने वर्धमान, चटगांव और दोस्तों मिदनापुर इन 3 जगहों की दोस्तों दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। दोस्तों आप दीवानी जानते हैं दोस्तों, राजस्व दोस्तों जो वसूलने का दोस्तों जो कार्य होता था, वो दीवानी कहलाता। हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। वहीं दोस्तों जो मीर कासिम था दोस्तों, इसने दोस्तों जो अपने सैनिक थे ना, उनको दोस्तों उन्होंने यूरोपियन प्रशिक्षण दिया था। यूरोपियन प्रशिक्षण का मतलब जानते हो दोस्तों, अंग्रेजों के समान दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज कहाँ गए थे दोस्तों? यूरोप के। फ्रांसीसी कहाँ गए थे दोस्तों? यूरोप के। यानी कि दोस्तों यूरोपियन प्रशिक्षण प्रदान किया था दोस्तों अपने सैनिकों को। किसने दोस्तों? मीर कासिम ने। याद रखना दोस्तों,
और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि बंगाल के किस नवाब ने दोस्तों सभी लोगों को दस्तक मुक्त व्यापार करने की छूट दी थी, यानी कि कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की थी। वो व्यक्ति था दोस्तों मीर कासिम। तो दोस्तों मीर कासिम ने सैनिकों को यूरोपियन प्रशिक्षण प्रदान किया, सभी लोगों को दस्तक की छूट दे दी। दस्तक क्या था दोस्तों? एक प्रकार का दोस्तों कर व्यापार करने का दोस्तों ये प्रमाण होता था। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, आप पहले इसको अच्छी तरह से देखिएगा। फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही शानदार तरीके से बताया हमने आप लोगों को, हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, मजा आने वाला है। दोस्तों जो मीर कासिम था, अच्छा दोस्तों अंग्रेजों ने दोस्तों इसको राजा बनाया, किसको दोस्तों? मीर कासिम को नवाब बनाया। तो मीर कासिम ने दोस्तों बर्धमान, चटगांव और दोस्तों मिदनापुर 3 जगहों की दोस्तों दीवानी दे दी अंग्रेजों को। बाद में क्या होता है दोस्तों, मीर कासिम और दोस्तों अंग्रेजों के बीच में मतभेद हो जाता है और इन दोनों के बीच में दोस्तों लड़ाइयाँ होने लगती है। तो दोस्तों मीर कासिम दोस्तों अपनी राजधानी को दोस्तों मुंगेर ले जाता है अंग्रेजों से बचने के लिए। परंतु दोस्तों अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में 3 युद्ध होते हैं। 1763 में दोस्तों कटवा का युद्ध होता है, 1763 में दोस्तों गिरिया का युद्ध भी होता है और 1764 में दोस्तों उदयनाल का युद्ध होता है। 3 युद्ध है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। आने वाले फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर या चाहे हेड मास्टर का एग्जाम हो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे, निम्न में से कौन सा नहीं था। तो दोस्तों 3 युद्ध आप लोगों को दे दिए जाएंगे, 4था युद्ध आप लोगों को करना है। तो दोस्तों जब इन तीनों युद्धों में दोस्तों मीर कासिम की दोस्तों हार हो जाती है, अंग्रेज जीत जाते हैं, तो दोस्तों जो मीर कासिम है दोस्तों कटवा युद्ध, गिरिया युद्ध और उन्हें उदयनाल युद्ध में हार जाने के बाद में दोस्तों ये भाग कर दोस्तों मीर कासिम कहाँ चला जाता है दोस्तों? अवध जाता है। अवध के शासक से दोस्तों ये हाथ मिलाता है। कौन? जब वहां पर दोस्तों जो अवध का शासक था दोस्तों वो था दोस्तों शुजाउद्दौला। कौन था दोस्तों? शुजाउद्दौला। और दोस्तों ये अवध से भी बाद में जाकर दोस्तों दिल्ली में शरण लेता है। कौन दोस्तों? मीर कासिम। और वहाँ के शासक दोस्तों शाह आलम द्वितीय से हाथ मिला लेता है। तो दोस्तों मीर कासिम दोस्तों बिहार से भाग कर दोस्तों अवध गया, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दोस्तों दिल्ली गया और दिल्ली के शाह आलम द्वितीय के साथ में, किसके साथ में दोस्तों? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ में दोस्तों हाथ मिला लेता है दोस्तों मीर कासिम। और इनसे दोस्तों संबंध बनाकर दोस्तों एक त्रिगुटी सेना, यानी कि दोस्तों मीर कासिम की सेना, अवध की सेना जो शुजाउद्दौला की सेना थी और दिल्ली के दोस्तों शासक दोस्तों शाह आलम द्वितीय की सेना, इन तीनों सेनाओं ने दोस्तों मिलकर दोस्तों अंग्रेजों पर अटैक करने का दोस्तों एक प्लान बनाया। और इन तीनों सेनाओं का दोस्तों जो नेतृत्व कर रहा था वो व्यक्ति आता है दोस्तों गुरगिन खां। कौन आता है दोस्तों? गुरगिन खां। दोस्तों मीर कासिम की सेना, शुजाउद्दौला जो कि दोस्तों अवध का नवाब था और दिल्ली के शासक दोस्तों शाह आलम द्वितीय की सेना दोस्तों गुरगिन खां के नेतृत्व में दोस्तों अंग्रेजों पर आक्रमण करती है। दोस्तों उस समय अंग्रेजों का दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों हेक्टर मुनरो। कौन कर रहे थे दोस्तों? हेक्टर मुनरो। तो दोस्तों गुरगिन खां और हेक्टर मुनरो के बीच में दोस्तों एक युद्ध होता है जिसका नाम है दोस्तों बक्सर का युद्ध। आप लोगों ने दोस्तों अक्सर सुना होगा दोस्तों बक्सर के युद्ध के बारे में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। इसमें दोस्तों जो गुरगिन खां है दोस्तों इसकी हार हो जाती है और दोस्तों जो अंग्रेज है वो जीत जाते हैं। याद रखना दोस्तों, अंग्रेज जीत जाते हैं और गुरगिन खां हार जाता है। अब याद रखना दोस्तों मीर कासिम के साथ तो दोस्तों ये पहले ही संधियां कर चुके थे दोस्तों। कौन? अंग्रेज। अब बात आती है दोस्तों कि बक्सर युद्ध में दोस्तों मीर कासिम का साथ दिया था दोस्तों शुजाउद्दौला अवध के नवाब ने और दिल्ली के शासक दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने। तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर एक संधि की जाती है जिसका नाम आता है दोस्तों इलाहाबाद की संधि। क्या नाम है दोस्तों? इलाहाबाद या प्रयागराज की संधि। दोस्तों इलाहाबाद की संधि दोस्तों 2 भागों में होती है। कितने भागों में होती है दोस्तों? 2 भागों में होती है दोस्तों। पहली इलाहाबाद की जो संधि की जाती है दोस्तों वो दिल्ली के शासक दोस्तों शाह आलम द्वितीय के साथ में की जाती है। किसके साथ में दोस्तों? दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय के साथ में एक संधि की जाती है दोस्तों यहाँ पर। वहीं दोस्तों जो संधि की जाती है वो 12 अगस्त 1765 को की जाती है दोस्तों। तिथि जरूर याद रखना दोस्तों, एग्जाम में तिथि पूछी जा चुकी है दोस्तों। इलाहाबाद की दोस्तों जो संधि करने वाला दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी था वो था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों 1760 में दोस्तों इंग्लैंड चला गया था, लेकिन जैसे दोस्तों 1764 के युद्ध में दोस्तों जब बक्सर युद्ध में दोस्तों अंग्रेज जीत जाते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों पुनः दोस्तों दोबारा दोस्तों भारत बुलाया जाता है कि आप यहाँ पर आइए और इलाहाबाद की संधि कीजिए। तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड के बाद में पुनः भारत आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों भारत में 2 बार आया था। इलाहाबाद की संधि भी दोस्तों 2 बार हुई थी। याद रखना दोस्तों, इलाहाबाद की पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ में दोस्तों 12 अगस्त 1765 को हुई थी। वहीं दोस्तों दूसरी इलाहाबाद की संधि दोस्तों अवध के नवाब शुजाउद्दीन के साथ में होती है। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों क्योंकि मीर कासिम के साथ ही जो अंग्रेज थे वो पहले ही संधियां कर चुके थे। तो अब 2 व्यक्ति बचे थे दोस्तों, अवध का नवाब और दोस्तों दिल्ली का राजा।
तो दूसरी इलाहाबाद की संधि दोस्तों अवध के नवाब शुजाउद्दीन के साथ में दोस्तों 16 अगस्त 1765 को की जाती है। इनकी पहली इलाहाबाद की संधि की 4 दिन बाद में दोस्तों दूसरी इलाहाबाद की संधि की जाती है अवध के नवाब के साथ में दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एसएससी पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है दोस्तों कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। इसका उत्तर होगा दोस्तों मुबारक उद्दौला। हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, जब हमने फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों पेपर सॉल्यूशन किया था कि बंगाल का अंतिम नवाब दोस्तों मुबारक उद्दौला था दोस्तों, जो 1765 में बना था। तो 1765 के बाद में दोस्तों वहाँ पर अंग्रेजी राज चलने लग जाता है। अब बात आती है दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का दोस्तों फैक्ट अच्छा लगे हो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तीनों याद रखना दोस्तों, मीर कासिम के तीनों युद्ध, कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदयनाल का युद्ध, शुजाउद्दीन शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की सेना ने किसके नेतृत्व में दोस्तों युद्ध लड़ा था? गुरगिन खां के नेतृत्व में हेक्टर मुंद्रो के साथ में लड़ा था बक्सर का युद्ध। और संधियां आपको जरूर याद रखनी है। इन संधियों के बारे में दोस्तों हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि किस संधि में क्या था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है वहां से भी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कि आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था। दोस्तों जो आज हम दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो बनाने की दोस्तों जो तिथि है वो 16/5/2024 है। कितनी है दोस्तों? 16/5/2024 है। याद रखना दोस्तों, नोट डाल लीजिए दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप हम तो दोस्तों इस बात का हम वादा करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का दोस्तों जो तात्कालीन कारण था वो था दोस्तों हैदर अली का कर्नाटक पर आक्रमण। क्या नाम है दोस्तों? हैदर अली का कर्नाटक पर आक्रमण। दोस्तों जो हैदर अली था, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि दोस्तों जो विजयनगर जो साम्राज्य था दोस्तों मध्यकालीन भारत में, विजयनगर साम्राज्य दोस्तों बाद में दोस्तों बीजापुर के दोस्तों जो राजा थे, सॉरी दोस्तों जो विजयनगर जो साम्राज्य था दोस्तों ये बाद में जाकर दोस्तों विभाजित हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक मैसूर साम्राज्य बनता है। विजयनगर साम्राज्य के बाद में दोस्तों मैसूर साम्राज्य बनता है, जिस पर दोस्तों वाडियार वंश ने दोस्तों शासन किया था। किसने दोस्तों? वाडियार वंश ने। वाडियार वंश का दोस्तों एक राजा हुआ था जिसका नाम है दोस्तों नंदराज। नंदराज ने दोस्तों जो हैदर अली था दोस्तों उसको दोस्तों डीडी गुल किले का दोस्तों प्रशासक बनाया था। नंदराज ने दोस्तों हैदर अली को डीडी गुल किले का दोस्तों प्रशासक बनाया था। और बाद में दोस्तों जो नंदराज है ये इसी दोस्तों हैदर अली को दोस्तों मैसूर का राजा भी बना देता है दोस्तों 1761 में। याद रखना दोस्तों, हैदर अली दोस्तों जब मैसूर का राजा बन जाता है दोस्तों 1761 में, तो ये डीडी गुल के किले में दोस्तों एक शास्त्रागार का निर्माण करवाता है। यानी कि जो सैनिक थे उनके अस्त्र शस्त्र रखने के दोस्तों जो सामान होते हैं उसके लिए एक शास्त्रागार का निर्माण करवाया। और दोस्तों इस शास्त्रागार में निर्माण में दोस्तों जो सहयोग दिया था वो फ्रांसीसियों ने दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, हैदर अली दोस्तों डीडी गुल किले का दोस्तों प्रशासक बना था। नंदराज के द्वारा इसका प्रशासक बनाया गया था। 1761 में दोस्तों नंदराज ही दोस्तों हैदर अली को मैसूर का दोस्तों शासक बना देता है। और शासक बनने के बाद में दोस्तों हैदर अली ने डीडी गुल किले में शास्त्रागार का निर्माण कराया तथा फ्रांसीसियों के सहयोग से करवाया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अब बात आती है दोस्तों, हम बात कर रहे थे दोस्तों कि आंग्ल मैसूर युद्ध की। यानी कि दोस्तों आंग्ल का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेज, और मैसूर यानी दोस्तों मैसूर राज्य के बीच में युद्ध हुए थे अंग्रेजों के बीच में और मैसूर के बीच में। दोस्तों बात आती है 1767 से 69 के बीच में जो हैदर अली था दोस्तों, कौन दोस्तों? हैदर अली। तो हैदर अली पर दोस्तों जो अंग्रेज थे दोस्तों वो आक्रमण करते हैं। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों जो साथ देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों अंग्रेजों के साथ में मराठा प्लस निजाम, यानी कि हैदराबाद का निजाम और दोस्तों जो मराठा व्यक्ति थे दोस्तों, इन तीनों ने दोस्तों मिलकर दोस्तों हैदर अली पर आक्रमण किया था। परंतु दोस्तों इसमें हैदर अली जीत जाता है और अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम की क्या हो जाती है दोस्तों? हार हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो अंग्रेज और दोस्तों जो हैदर अली थे इनके बीच में दोस्तों एक संधि होती है जिसका नाम है दोस्तों मद्रास की संधि। दोस्तों मैसूर का युद्ध है तो दोस्तों मैसूर तो साम्राज्य था, अतः दोस्तों मद्रास की संधि होती है 1769 में। कब होती है दोस्तों? 1769 में दोस्तों संधि होती है। इसमें दोस्तों जो गवर्नर होता है दोस्तों अंग्रेज गवर्नर, उसका नाम आता है दोस्तों हैरी वेरेलस्ट। दोस्तों बार बार एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन, और हम आप लोगों को बहुत बार बता भी चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों आपको दोस्तों इसका विवरण कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर करना न भूले। क्वेश्चन अगले नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों कुछ अधिकारी दिए गए थे और उनका विवरण हमें चेक करना था। क्वेश्चन दोस्तों
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से पूछा गया है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी कि दोस्तों अंग्रेज और सिखों के बीच में दोस्तों जो युद्ध हुए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन आया था कि उस समय प्रथम दो अधिकारी थे वो कौन कौन थे। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों लाल सिंह की। नंबर एक ऑप्शन दिया गया था कि दोस्तों जो लाल सिंह था दोस्तों ये इसको मिलाना था। जो लाल सिंह था दोस्तों ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान यानी कि अंग्रेजों और सिखों के बीच में दोस्तों जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों उस समय दोस्तों जो लाल सिंह था दोस्तों वो उसी युद्ध के दौरान प्रथम युद्ध के दौरान पंजाब का प्रधानमंत्री था, या जिसे दोस्तों प्रधानमंत्री को उस समय दोस्तों वजीर भी बोला जाता था। क्या बोलते थे दोस्तों? प्रधानमंत्री को वजीर भी बोला जाता था। तो युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री था, यानी कि जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों उस समय पंजाब का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? लाल सिंह। वहीं बात करें दोस्तों तेज सिंह की, तो तेज सिंह दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दोस्तों जो सेना का कमांडर हुआ करता था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान यानी कि दोस्तों अंग्रेजों और सिखों के बीच में जब प्रथम युद्ध हुआ था उस समय दोस्तों जो तेज सिंह था दोस्तों वो सिख सेना का कमांडर हुआ करता था दोस्तों, मुख्य कमांडर था। तो याद रखना दोस्तों, तेज सिंह दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दोस्तों सिख सेना का मुख्य कमांडर हुआ करता था। लाल सिंह दोस्तों प्रधानमंत्री था युद्ध के दौरान। युद्ध के दौरान की बात हो रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मूल राज की। किसकी दोस्तों? मूल राज की। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों वो था दोस्तों मूल राज। मूल राज कौन था दोस्तों? मूल राज की बात करें तो दोस्तों ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, किसमें दोस्तों? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के से पूर्व दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इसमें ऑप्शन में दोस्तों जो दिया गया है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से पहले यानी कि पहले जब युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले दोस्तों ये पंजाब का दोस्तों प्रधानमंत्री था। क्या बात है दोस्तों युद्ध से पहले प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? मूलराज। और जब युद्ध जब प्रारंभ होता है दोस्तों युद्ध, तो उस समय दोस्तों पंजाब का दोस्तों जो प्रधानमंत्री बनता है दोस्तों वो बनता है दोस्तों लाल सिंह। कौन बनता है दोस्तों? तो युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? लाल सिंह। और युद्ध से पहले दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? मूलराज। यानी कि दोस्तों मूलराज पहले प्रधानमंत्री बना और लाल सिंह दोस्तों बाद में प्रधानमंत्री बनता है। और तेज सिंह दोस्तों सिख सेना का दोस्तों मुख्य कमांडर था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। वहीं बात करें दोस्तों कि चौथा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों ध्यान सिंह के बारे में। ध्यान सिंह कौन था दोस्तों? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। किसके दौरान दोस्तों? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद, यानी कि जब दोस्तों युद्ध खत्म हो गया तो दोस्तों इसे दोस्तों जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में दोस्तों इसे मुल्तान का गवर्नर बनाया गया था। क्या बनाया गया था दोस्तों? इसे मुल्तान का गवर्नर बनाया गया था। दोस्तों पंजाब के पास में एक जगह आती है जिसका नाम है दोस्तों मुल्तान। वैसे ये वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है दोस्तों मुल्तान। तो इसे दोस्तों यहाँ का गवर्नर बनाया गया था दोस्तों ध्यान सिंह को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में। तो दोस्तों हमने इन सभी चारों अधिकारियों को दोस्तों उनके विवरण के साथ मिला दिया है। आप इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे बाहर। दोस्तों हम आंग्ल सिख युद्ध की दोस्तों फिर कभी चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है दोस्तों। कॉलेज लेक्चर 2014 का हिस्ट्री का सेकंड पेपर था दोस्तों, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों साल बाई की संधि। क्वेश्चन है दोस्तों साल बाई की संधि 1782। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमने जब इन पिछले दोस्तों जो 18 पेपरों का सॉल्यूशन किया था उसमें हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों साल बाई की संधि के बारे में। क्वेश्चन पुनः दोस्तों साल बाई की संधि से पूछा गया है कि साल बाई की संधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों 4 कथन दिए गए थे जिनमें से एक कथन सत्य था, वो था दोस्तों कि साल सेठ द्वीप और दोस्तों जो एलिफेंटा जो द्वीप है दोस्तों, साल सेठ द्वीप और दोस्तों जो एलिफेंटा द्वीप है दोस्तों ये अंग्रेजों के पास में रहेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा साल बाई की संधि जब 1782 में हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान दोस्तों जो संधि हुई थी दोस्तों वो थी दोस्तों साल बाई की संधि। तो बात करते हैं दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय दोस्तों जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1775 से 1782 के बीच में। इस समय दोस्तों जो मराठा व्यक्ति थे, मराठाओं का दोस्तों इस समय दोस्तों जो सरदार था या पेशवा था उसका नाम आता है दोस्तों माधवराव द्वितीय। कौन था दोस्तों? माधवराव द्वितीय। और माधवराव द्वितीय वही व्यक्ति दोस्तों
जिसके समय दोस्तों 12 भाइयों की दोस्तों जो परिषद हुआ करती थी वो शासन चलाती थी। 12 भाइयों की परिषद शासन चलाती थी दोस्तों माधवराव द्वितीय के समय। वहीं दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी था, आपने नाम सुना होगा दोस्तों अंग्रेज अधिकारी का, जो हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों कौन थे दोस्तों? उस समय दोस्तों जो गवर्नर था दोस्तों वो व्यक्ति था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है दोस्तों 1775 से 1782 के बीच में, उस समय दोस्तों जो माधवराव द्वितीय और दोस्तों जो अंग्रेज थे इनके बीच में दोस्तों अनेक बार युद्ध होते हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों अर्रास का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? अर्रास का युद्ध। और दूसरा युद्ध होता है दोस्तों तेलगांव का युद्ध। दोस्तों तेलगांव का युद्ध दोस्तों 1779 में होता है। और तेलगांव के युद्ध के बाद में दोस्तों जो माधवराव द्वितीय था दोस्तों, इसके साथ में दोस्तों एक संधि की जाती है जिसका नाम आता है दोस्तों बसीन की संधि। कौन सी संधि दोस्तों? बसीन की संधि दोस्तों 1779 में हुई थी। तो दोस्तों माधवराव द्वितीय के साथ और अंग्रेजों के बीच में अर्रास का युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुआ, और तेलगांव का युद्ध जिसे बसीन की संधि हुई थी दोस्तों प्रथम आंग्ल दोस्तों जब मराठा युद्ध समाप्त हो गया था तो इसका परिणाम यह निकला था कि न तो दोस्तों माधवराव जीता था और न ही दोस्तों अंग्रेज जीते थे, यानी कि दोस्तों दोनों ही नहीं जीते थे दोस्तों। तो दोस्तों जो क्षेत्र जिसके पास था वो क्षेत्र उसी के पास में रहा था। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा सालबाई की संधि होने से पहले दोस्तों जो मराठा पेशवा था जिसका नाम था दोस्तों रघुनाथ राव, दोस्तों मराठा सरदार था दोस्तों जिसका नाम था दोस्तों रघुनाथ राव, वो दोस्तों पेशवा बनना चाहता था। अतः उसने दोस्तों अंग्रेजों को पहले दोस्तों सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों को दे दिए थे। अतः इस संधि के तहत में दोस्तों जो क्षेत्र जिसके पास था वो उसी के पास में रहने की शर्त हुई थी। तो दोस्तों सालसेट और एलिफेंटा द्वीप दोस्तों अंग्रेजों के पास में ही रहेंगे, ऐसा दोस्तों इस संधि के तहत हुआ था। तो सालबाई की संधि दोस्तों 1782 में हुई थी, पहली आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखना न भूलें। प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? दोस्तों फिर वही क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों जो हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, मजा आने वाला है दोस्तों आप लोगों को। प्लासी के युद्ध के बाद में दोस्तों सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? जब दोस्तों हमने आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन कराया था तब हमने वहां को तभी भी बताया था दोस्तों कि प्लासी के युद्ध के बाद में दोस्तों जो सिराजुद्दौला था इसकी हत्या दोस्तों मीर जाफर के पुत्र मीरान के द्वारा की जाती है। याद रखना दोस्तों प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु नहीं हुई थी दोस्तों, आप इस बात को नोट बांध कर लेना दोस्तों, क्योंकि हमने आप लोगों को उस समय भी बताया था, फिर बता रहे कि प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला की मृत्यु नहीं हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद में दोस्तों 2 जुलाई को दोस्तों मीर जाफर के पुत्र आता है दोस्तों, मीर जाफर का एक पुत्र आता है जिसका नाम आता है दोस्तों मीरान। मीर जाफर के पुत्र दोस्तों मीरान ने सिराजुद्दौला की हत्या प्लासी के युद्ध के कुछ दिनों बाद में 2 जुलाई 1757 को की थी। कब की थी दोस्तों? 2 जुलाई 1757 को की थी। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों जो उस समय दोस्तों जो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों में दोस्तों जो एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों इस जब सिराजुद्दौला की भयंकर बुरी दरगिस्ती करके दोस्तों इसको मारा था दोस्तों मीरान के द्वारा सिराजुद्दौला का। तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि दोस्तों जो मीरान है वो एक पागल कुत्ता के समान है। किसके समान है? अर्थलेस डॉग, यानी बिना मतलब का दोस्तों एक युवा कुत्ता है दोस्तों। किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था दोस्तों। ये क्वेश्चन नेट जीआरई में आप लोगों से पूछा जा चुका है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किस व्यक्ति को दोस्तों अर्थलेस डॉग कहा गया था? वो था दोस्तों मीरान, जो कि दोस्तों मीर जाफर का पुत्र था। क्योंकि दोस्तों जो मीरान के द्वारा दोस्तों जो सिराजुद्दौला की हत्या की गई थी ना, वो बहुत ही दर्दनाक हत्या की गई थी दोस्तों, जिसका अंदाजा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को भी नहीं था। याद रखना दोस्तों। वहीं दोस्तों जो मीर जाफर था दोस्तों उसको बंगाल की जनता ने दोस्तों किसको दोस्तों मीर जाफर को बंगाल की दोस्तों जो जनता थी उसने दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा था। क्योंकि दोस्तों जो मीर जाफर था ये अंग्रेजों से जा मिला था रॉबर्ट क्लाइव से, और दोस्तों इसने सिराजुद्दौला के साथ में क्या किया था? विश्वासघात किया था। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों मीर जाफर दोस्तों 2 बार नवाब बना था। दोस्तों हम आप लोगों को फिर बता दें दोस्तों, हमने गलती हुई थी दोस्तों कि दोस्तों फर्स्ट ग्रेड दोस्तों संस्कृत विभाग का दोस्तों जो पेपर कराया था दोस्तों 2018 वाला, तब हमने आप लोगों को बताया कि अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफर को दोस्तों नवाब बनाने के लिए दोस्तों रक्तहीन क्रांति की गई थी। दोस्तों वो गलत है दोस्तों, आप वहाँ पर दोस्तों मीर कासिम कीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने मीर कासिम को दोस्तों नवाब बनाने के लिए 1760 में दोस्तों जो षड्यंत्र रचा था उसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। नोट कीजिएगा दोस्तों आप उस बात को, ठीक है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने दोस्तों कि चार्टर एक्ट जिसमें ईसाई मशीनरियों को भारत में उनके धार्मिक प्रचार दोस्तों धार्मिक प्रचार की अनुमति दी गई थी। यानी कि ऐसा कौन सा दोस्तों चार्टर एक्ट लाया गया था दोस्तों जिसके तहत दोस्तों जो ईसाई मशीनरी थी दोस्तों, ईसाई मशीनरियों को भारत में उनके धार्मिक प्रचार की अनुमति मिल गई थी। इसका उत्तर होगा दोस्तों 1813 का दोस्तों चार्टर एक्ट। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों। इसका उत्तर 1813 का चार्टर एक्ट रहने वाला है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन की आंसर करने में मजा आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करना न भूले दोस्तों। इसी तरह दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा है नहीं भारत से। दोस्तों हम आप लोगों को एक बार फिर बता दें 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मशीनरियों को दोस्तों भारत में धार्मिक प्रचार की छूट मिल गई थी। वहीं दोस्तों जो स्थानीय जो निकाय हुआ करते थे, स्थानीय दोस्तों जो निकाय हुआ करते थे उनको टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया था। दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि किस अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों को कर लगाने का अधिकार दिया गया था दोस्तों 1813 की चार्टर एक्ट के द्वारा। वहीं दोस्तों आप लोगों को पता होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों जो प्रांतीय दोस्तों जो गवर्नर होते थे, जो वो विधि बनाते थे दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो प्रांतीय गवर्नर के द्वारा जो विधि बनाई जाती थी उसको दोस्तों ब्रिटिश संसद से अनुमोदित करना होता था इस चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखना दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो प्रांतों के दोस्तों जो गवर्नर थे, क्योंकि दोस्तों भारत में एक मुख्य गवर्नर होता था और उसके नीचे दोस्तों जितने भी प्रांत थे उनमें दोस्तों प्रांतीय गवर्नर बना दिए गए थे। तो प्रांतीय गवर्नरों को विधि बनाने के बाद में दोस्तों उसे ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना होता था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने का आदेश दिया गया था। वो एक्ट आता है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे ऐसा कहा गया था। वहीं दोस्तों साहित्य और विज्ञान पर भी फंड जारी करने का आदेश दिया गया था। वहीं दोस्तों 1813 के बारे में दोस्तों यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसी एक्ट के तहत दोस्तों जो ईस्ट इंडिया के दोस्तों जो कंपनी थी, जो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों भारत में पूर्वी दोस्तों एशिया से उसका आंशिक व्यापार समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर आंशिक व्यापार समाप्त किया जा रहा है दोस्तों, संपूर्ण व्यापार समाप्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों चीन के साथ सभी व्यापार और चाय का दोस्तों जो व्यापार है वो समाप्त नहीं किया गया था 1813 के एक्ट के द्वारा। क्योंकि दोस्तों जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों पूर्वी एशिया से दोस्तों जो संपूर्ण व्यापार है वो 1833 के एक्ट में संपूर्ण व्यापार समाप्त किया जाता है। ये आप हम पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारा 1813 का चार्टर एक्ट था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों आज हम दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या करेंगे ताकि आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा अधिनियम दोस्तों गैंगिंग एक्ट कहलाता है। क्या बात है दोस्तों, गैंगिंग एक्ट कौन सा एक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सा अधिनियम दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिनियम था दोस्तों जिसे दोस्तों गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी कि दोस्तों जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था दोस्तों जो 1878 में लाया गया था दोस्तों। उस समय दोस्तों जो भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों वो था लॉर्ड लिटन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिटन। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस गवर्नर के अधीन लाया गया था। तो दोस्तों ये इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड लिटन। अगर आपने हमारे दोस्तों पुरानी वीडियो देखे हैं दोस्तों जो इससे पहले के दोस्तों जो 18 पेपरों का सॉल्यूशन देखा होगा तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बहुत ही आम लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को दोस्तों जो 1878 में लाया गया था ये दोस्तों लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था। इसे दोस्तों गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन की विवरण की बात करते हैं। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों जो 1878 है इसे दोस्तों भारतीय भाषाई समाचार पत्र एक्ट के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों इसका अन्य नाम क्या आता है, भारतीय भाषाई समाचार अधिनियम, या इसे दोस्तों क्षेत्रीय भाषाएं अधिनियम भी कहते हैं, या इसे दोस्तों देसी भाषाएं अधिनियम भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों भारत के दोस्तों जितने भी समाचार पत्र थे भारतीय भाषाओं में उनके ऊपर दोस्तों ये अधिनियम लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर का अर्थ होता है दोस्तों देसी भाषाएं। तो दोस्तों देसी बोल दीजिए, क्षेत्रीय भाषाएं बोल दीजिए। तो दोस्तों
दोस्तों आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों संपूर्ण भारत में लागू हुआ था किस राज्य या किस प्रांत को छोड़। याद करना दोस्तों, मद्रास प्रांत को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। याद रखना दोस्तों, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में सुना है, नहीं सुना है, तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं बोले दोस्तों, है नहीं भारत को। दोस्तों यहाँ पर दो चीजें और फैक्टर देखिएगा दोस्तों जो आपने कभी जिंदगी में भी नहीं पढ़े होंगे दोस्तों। न बात आती है दोस्तों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का दोस्तों भारत में किस व्यक्ति के द्वारा समर्थन किया गया था। क्या बात है, वो भारतीय व्यक्ति दोस्तों जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, उसका नाम आता है दोस्तों ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर। क्या नाम है दोस्तों, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने दोस्तों इस बिल का समर्थन किया था। किसका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का 1878 में जो लाया गया था, इसके पक्ष में मतदान किया था। क्यों किया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया एसोसिएशन के दोस्तों सदस्य हुआ करते थे। इंडियन एसोसिएशन के दोस्तों सदस्य थे दोस्तों ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, अतः इनको दोस्तों इसका समर्थन करना पड़ा था। तो दोस्तों वही बात करें दोस्तों, याद रखना आप लोगों से दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में पहले पूछा जा चुका है कि जो वस्तु जो वर्नाकुलर दोस्तों जो प्रेस एक्ट था दोस्तों, इसका दोस्तों समर्थन करने वाला एक समाचार पत्र कौन सा था। क्या बात है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों भारत के सभी समाचार पत्रों ने दोस्तों इसका विरोध किया था, लेकिन एक समाचार दोस्तों पत्र ऐसा था जिसने इसका समर्थन किया था, वो था दोस्तों पायोनियर समाचार पत्र। क्यों किया था दोस्तों, क्योंकि हम आप लोगों को दोस्तों बहुत पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि जो दोस्तों जो पायोनियर दोस्तों जो समाचार पत्र था दोस्तों, ये अंग्रेजों की गुलामी करता था या अंग्रेजों के हित में था, या फिर यूं कहें दोस्तों कि पायोनियर समाचार पत्र दोस्तों यूरोपीय दोस्तों व्यक्तियों के हित में काम करने वाला एक समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा का। तो पायोनियर समाचार पत्र दोस्तों जो कि मद्रास में ही छपता था दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों अंग्रेजों का साथ दिया था पायोनियर समाचार पत्र ने। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का किस समाचार पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा था, तो इसका उत्तर होगा पायोनियर। क्योंकि नहीं पड़ा था, क्योंकि पायोनियर समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का दोस्तों समर्थन किया था दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित कुछ विरोध की बातें दोस्तों, जो आप लोगों को सबको पता भी होती है, हाँ नहीं पता दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों तीन चीज़ आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि मद्रास में लागू नहीं हुआ था, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर और पायोनियर समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को दोस्तों गलाघोट या गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गले का अर्थ होता है दोस्तों अपना जो हमारे दोस्तों जो इंसान होता है उसका दोस्तों जो गला होता है, उसको अगर बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति बोल नहीं सकता, अर्थात इसे मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। वहीं बात करते हैं दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दोस्तों जो सुरेंद्र नाथ दोस्तों जो बनर्जी थे, उन्होंने दोस्तों इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को या इसे गैंगिंग एक्ट को आकाश से गिरने वाला वज्रपात कहा था। क्या कहा था दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आकाश से गिरने वाला वज्रपात कहा था दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। अब आप बात करते हैं दोस्तों, हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दोस्तों जो इंडिया काउंसिल थी दोस्तों, यानी कि दोस्तों उस समय दोस्तों जो भारत परिषद हुआ करती थी इंग्लैंड में, तो जब दोस्तों जो उस समय दोस्तों इंग्लैंड में दोस्तों जो भारत परिषद हुआ करती थी, उस समय दोस्तों उसके एक सदस्य हुआ करते थे, उसके नाम आता है दोस्तों अर्स्कीन पेरी। याद रखना दोस्तों, कौन थे दोस्तों, जो इंडिया काउंसिल हुआ करती थी, भारत परिषद हुआ करती थी, उसके एक सदस्य थे दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों अर्स्कीन पेरी। तो अर्स्कीन दोस्तों जो पेरी थे, इन्होंने दोस्तों जो ये अधिनियम है इसका दोस्तों विरोध किया था, और इसका दोस्तों विरोध करके इसको कहा था कि दोस्तों ये तो विपरीतगामी तथा असंगत है। विपरीतगामी और असंगत बताया था अर्स्कीन पेरी ने। तो दोस्तों वैसे इसको तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन नाम जरूर आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्योंकि नाम क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, और अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों इस अधिनियम की दोस्तों भर्त्सना की थी, या इसके बारे में दोस्तों इसका विरोध किया था। याद रखना दोस्तों, अंग्रेज होते हुए भी दोस्तों इस बिल का विरोध करने वाले व्यक्ति थे अर्स्कीन पेरी, क्योंकि वो इंडिया काउंसिल के सदस्य थे, अतः उन्होंने इस बिल को दोस्तों विपरीतगामी या असंगत बताया था। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों फिरोज शाह मेहता की। तो दोस्तों जो फिरोज शाह मेहता थे, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र में लिखकर दोस्तों इस एक्ट का दोस्तों विरोध किया था। किसका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। फिरोज शाह मेहता ने टाइम्स ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र में लिखकर दोस्तों इसका विरोध किया था। अब बात आती है दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों विभिन्न एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, यूपीएससी पूछ चुकी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ने इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है कि दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर दोस्तों इसकी प्रथम कार्यवाही किस समाचार पत्र पर हुई थी। याद रखना दोस्तों, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था दोस्तों
भारतीय समाचार पत्रों को बंद करने के लिए। तो दोस्तों इसकी दोस्तों प्रथम कार्यवाही हुई थी दोस्तों सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र पर, जो कि दोस्तों 1859 में निकाला जाता था दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत में दोस्तों प्रथम कार्यवाही दोस्तों जिस समाचार पत्र पर हुई थी उसका नाम आता है दोस्तों सोम प्रकाश समाचार पत्र। दोस्तों सोम प्रकाश समाचार पत्र की बात करें तो 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसे प्रकाशित करवाया गया था, या तब से दोस्तों ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था। ठीक है दोस्तों, सोम प्रकाश समाचार पत्र। वहीं दोस्तों आप लोगों से एक बार क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों कि दोस्तों भारत में दोस्तों उस समय दोस्तों जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था उस समय दोस्तों एक समाचार पत्र हुआ करता था जिसका नाम आता है दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। याद रखना दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण दोस्तों रातों रात दोस्तों बंगाली भाषा से दोस्तों अंग्रेजी भाषा में बदल दी गई थी। यानी कि इस एक्ट का दोस्तों इतना प्रभाव पड़ा दोस्तों समाचार पत्रों पर कि जिस दिन दोस्तों जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया उसी दिन दोस्तों जो अंग्रेजी अमृत बाजार दोस्तों जो पत्रिका थी जो बंगाली भाषा में छपती थी दोस्तों उसे तुरंत दोस्तों यानी कि उसी रात में दोस्तों अंग्रेजी भाषा में बदल दिया गया। अब वो दोस्तों अंग्रेजी में छपनी लग गई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि कौन सी पत्रिका दोस्तों रातों रात बंगाली भाषा से ट्रांसफर करके अंग्रेजी भाषा में कर दी गई थी, वो थी दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। दोस्तों याद रखना दोस्तों यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है दोस्तों कि दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रभाव किन अन्य समाचार पत्रों पर पड़ा था। तो दोस्तों सोम प्रकाश हो गया, दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका हो गई, और भी समाचार पत्र थे जैसे बात करें दोस्तों भारत मिहिर, ये भी एक समाचार पत्र था दोस्तों। ढाका प्रकाश दोस्तों ये भी एक समाचार पत्र था। वहीं दोस्तों बात करें सहचर की तो सहचर नामक समाचार पत्र पर भी दोस्तों कार्यवाही की गई थी। तो भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचर ये कुछ दोस्तों प्रमुख समाचार पत्र थे जिन पर कार्यवाहियां हुई थी दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। अब बात आती है दोस्तों कि दोस्तों 1878 में दोस्तों लॉर्ड लिटन दोस्तों जब गवर्नर जनरल था तो उसके समय दोस्तों ये लाया गया था। लेकिन बात आती है दोस्तों कि 4 साल बाद में दोस्तों जब लॉर्ड रिपन दोस्तों जब भारत का गवर्नर जनरल बनता है दोस्तों, तो दोस्तों 19 जनवरी सन 1882 को इस दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया जाता है। रद्द किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों किस गवर्नर के द्वारा रद्द कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था? वो था दोस्तों लॉर्ड रिपन, 19 जनवरी सन 1882। आप लोगों को क्वेश्चन भी जरूर याद रखना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था आप लोगों के सामने। इसका विवरण कैसा लगा आप लोगों को? अगर दोस्तों विवरण अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनको दोस्तों मिलान करना था कि स्थायी बंदोबस्त किस व्यक्ति से संबंधित थी। इसका उत्तर होगा दोस्तों थॉमस लॉ। स्थायी बंदोबस्त दोस्तों भारतीय अंग्रेजों के अधीन दोस्तों जो क्षेत्रफल था 19% क्षेत्रफल पर फैली हुई थी दोस्तों, थॉमस लॉ ने दोस्तों इसको लागू किया था और कॉर्नवालिस ने भी इसको लागू किया था। वहीं दोस्तों जो रेतवाड़ी दोस्तों जो व्यवस्था थी दोस्तों ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा व थॉमस मुनरो के द्वारा दोस्तों संचालित की गई थी। तो दोस्तों रेतवाड़ी दोस्तों जो व्यवस्था है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा संचालित की गई थी। हम आप लोगों को दोस्तों पहले भी बता चुके हैं, हम आप हमारे पुराने वीडियो देखे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, विश्वास कीजिए इन भारत पर अगर आपने दोस्तों पहले वाले वीडियो देखे हैं तो। दोस्तों वहीं बात करें दोस्तों कि मालवाड़ी दोस्तों जो व्यवस्था थी दोस्तों ये अंग्रेजों के अधीन दोस्तों जो भारत का दोस्तों जो क्षेत्र था उसके 30% क्षेत्र पर मालवाड़ी व्यवस्था संचालित थी, जो कि दोस्तों होल्ट मैकेंजी के द्वारा, किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा संचालित की गई थी। वहीं बात करें दोस्तों कि बॉम्बे प्लान दोस्तों जो बॉम्बे योजना है दोस्तों या जो बॉम्बे प्लान था दोस्तों ये H.E. गोल्ड स्मिथ के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? H.E. गोल्ड स्मिथ के द्वारा चलाया गया बॉम्बे प्लान योजना थी। अब बात करें दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसके विवरण की चर्चा करते हैं, लेकिन हम आप लोगों को पहले बता दें दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त दोस्तों थॉमस लॉ तथा इसको चलाने वाले व्यक्ति थे दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों कॉर्नवालिस। भारत के गवर्नर जनरल रहे थे दोस्तों कॉर्नवालिस। उस समय दोस्तों उन्होंने चलाई थी दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। रेतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा चलाई गई थी। वहीं बात करें दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त से दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं, ये दोस्तों अंग्रेजों के अधीन दोस्तों जो क्षेत्रफल था उसके 19% क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। और दोस्तों इसमें दोस्तों जो अनाज का दोस्तों 11% हिस्सा वसूल किया जाता था। 11% हिस्सा दोस्तों जो वसूल किया जाता था उसमें दोस्तों 10% हिस्सा दोस्तों अंग्रेजों का रहता था तथा 1/10 दोस्तों जो हिस्सा था 1/11
वो दोस्तों जमींदार के पास में रहता था। तो दोस्तों 11 हिस्सा दोस्तों 10% हिस्सा अंग्रेजों का और 1% हिस्सा दोस्तों जमींदार का रहता था। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, ये दोस्तों भारत के अंग्रेजों के अधीन दोस्तों जो क्षेत्रफल था उसके 30% क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। दोस्तों आप लोगों से दोस्तों तालुकदारी की व्यवस्था का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों जो तालुकदार दोस्तों जो व्यवस्था थी दोस्तों ये अवध में थी। कहाँ थी दोस्तों? अवध में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इनकी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, जिनसे बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, हमने आप लोगों को बताई हुई है। तो दोस्तों तालुकदारी व्यवस्था अवध में थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कॉलेज लेक्चर 2014 का एग्जाम है दोस्तों, हिस्ट्री का सेकंड पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत परिषद एक्ट सन 1861, भारत परिषद एक्ट सन 1861 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए थे दोस्तों, 3 कथन सही थे दोस्तों और 1 कथन गलत था। जो कथन गलत था हम उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों, वो कथन क्यों गलत था आप लोगों के लिए, ताकि दोस्तों आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। दोस्तों वैसे हम दोस्तों 1861 की दोस्तों बारे में आप लोगों से बहुत बार बता चुके हैं कि 1861 में दोस्तों जो भारत परिषद एक्ट लाया गया था, इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों भारत परिषद एक्ट सन 1861 की। गवर्नर जनरल की दोस्तों जो परिषद हुआ करती थी, किसकी दोस्तों? गवर्नर जनरल की दोस्तों जो परिषद थी उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर दोस्तों 12 कर दी गई थी। याद रखना दोस्तों 1861 के एक्ट के तहत दोस्तों जो गवर्नर जनरल की दोस्तों जो परिषद होती थी, इसमें दोस्तों जो अतिरिक्त सदस्य होते थे, क्या होते थे दोस्तों? जो अतिरिक्त सदस्य होते थे इनकी दोस्तों जो संख्या थी दोस्तों वो 12 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी दोस्तों? 12। दूसरा कथन दिया गया था दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों कॉलेज लेक्चर एग्जाम के द्वारा। दोस्तों जो दूसरा कथन दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों कि दोस्तों जो अतिरिक्त सदस्य थे, अतिरिक्त सदस्यों को दोस्तों परिषद की बैठक में तभी भाग लेने की अनुमति थी दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये जो अतिरिक्त सदस्य थे दोस्तों, ये दोस्तों गवर्नर जनरल की दोस्तों परिषद में कब भाग ले सकते थे दोस्तों? कि जब कोई एक विधेयक पेश करना हो। तो दोस्तों अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तभी भाग लेने की अनुमति थी दोस्तों, जब दोस्तों अनुमति लेनी थी दोस्तों, जब एक दोस्तों विधेयक पेश होता हो, जब एक विधेयक पास कराना होता था। यानी कि दोस्तों अतिरिक्त दोस्तों जो 12 अतिरिक्त सदस्य दोस्तों जोड़े गए दोस्तों, गवर्नर जनरल की दोस्तों जो परिषद थी उसमें जोड़े गए, तो ये 12 सदस्य दोस्तों तभी भाग ले सकते थे जब कोई विधेयक या दोस्तों बिल पास कराना होता था। अब दोस्तों जो तीसरा कथन दिया गया था आप लोगों को दोस्तों कि दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने, किसने दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के दोस्तों राजा, किसके दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ही था दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों जो गवर्नर था वो कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के समय बनारस के राजा तथा पटियाला के दोस्तों जो महाराजा थे उनको दोस्तों मनोनीत किया था गवर्नर जनरल की परिषद में। याद रखना दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को गवर्नर जनरल की दोस्तों परिषद में दोस्तों मनोनीत किया था या शामिल किया था। तो दोस्तों ये 3 कथन सही थे दोस्तों। कौन से कथन सही थे दोस्तों? ये तीनों कथन सही थे दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों हम इस क्वेश्चन के दोस्तों बारे में दोस्तों एक बार फिर चर्चा करते हैं दोस्तों, हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आप हमारे वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में दोस्तों 3 व्यक्तियों को दोस्तों मनोनीत किया था। कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया था दोस्तों? 3 व्यक्तियों को। नंबर बात आती है दोस्तों बनारस के राजा कौन था दोस्तों? देव नारायण सिंह। वहीं दोस्तों जो पटियाला के दोस्तों जो महाराजा थे वो थे दोस्तों नरेंद्र सिंह। कौन थे दोस्तों? नरेंद्र सिंह। तो दोस्तों बनारस के राजा दोस्तों देव नारायण सिंह, वहीं दोस्तों पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह दोस्तों। उस समय दोस्तों ग्वालियर के दोस्तों एक दीवान हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम आता है दोस्तों सर दिनकर राव। क्या नाम से दोस्तों? सर दिनकर राव। तो दोस्तों जो ग्वालियर के दोस्तों जो दीवान थे या दोस्तों जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो थे दोस्तों सर दिनकर राव। कौन थे दोस्तों? तो इन 3 व्यक्तियों को दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने गवर्नर जनरल की परिषद में दोस्तों शामिल किया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो चौथा ऑप्शन दोस्तों जो गलत था दोस्तों कॉलेज लेक्चर एग्जाम में कौन सा था दोस्तों? कथन में दिया गया था दोस्तों कि अतिरिक्त दोस्तों जो सदस्य जोड़े गए दोस्तों, जो 12 सदस्य जोड़े गए, इन अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष था। नहीं दोस्तों, यही वो दोस्तों आप लोगों उसके सामने कथन गलत था।
अतिरिक्त दोस्तों जो सदस्य थे ना दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में, इन अतिरिक्त सदस्यों का दोस्तों जो कार्यकाल था वो दोस्तों 2 साल था। कितना था दोस्तों? 2 वर्ष हुआ करता था। तो अतिरिक्त सदस्यों का दोस्तों जो कार्यकाल था दोस्तों वो 2 वर्ष था। तो बात करते हैं दोस्तों कि अतिरिक्त सदस्यों का दोस्तों जो कार्यकाल था वो 2 वर्ष था। दोस्तों जो अतिरिक्त सदस्य दोस्तों जो 12 बनाए गए थे, कितने जोड़े गए थे दोस्तों? अतिरिक्त सदस्य दोस्तों 12 जोड़े गए थे। तो दोस्तों जो अतिरिक्त सदस्य थे दोस्तों 12, इनमें से दोस्तों जो आधे सदस्य दोस्तों भारतीय होंगे। याद रखना दोस्तों, इनके 12 सदस्यों के दोस्तों आधे कितने हो गए दोस्तों? आधे हो गए दोस्तों 6 सदस्य। यानी कि दोस्तों इन अतिरिक्त सदस्य 12 सदस्यों में से भी दोस्तों 6 सदस्य दोस्तों कितने होंगे दोस्तों? भारतीय होंगे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक लॉजिक समझिएगा दोस्तों कि पहली बार दोस्तों भारतीय व्यक्तियों को दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया जा रहा है। अतः दोस्तों पहली बार भारतीयों को कानून निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित की गई। पहली बार, याद रखना दोस्तों, पहली बार भारतीयों को कानून निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित की गई। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूपीएससी और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय व्यक्तियों को प्रथम बार दोस्तों कानून निर्माण में भागीदारी है तो सुनिश्चित कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सन 1861 का एक भारत परिषद एक्ट। याद रखना दोस्तों। इसी एक्ट के तहत दोस्तों आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है और क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में, कि पहली बार कब अध्यादेश जारी किया गया था। पहली बार अध्यादेश जारी करने की दोस्तों जो शक्ति मिली थी वो इसी एक्ट 1861 के तहत मिली थी दोस्तों गवर्नर जनरल को। यानी कि जब दोस्तों जो गवर्नर जनरल की परिषद संचालित न हो तो दोस्तों जो गवर्नर जनरल होता था वो अध्यादेश जारी कर सकता था दोस्तों, और जिसकी वैधता दोस्तों 6 महीने की होती थी। कितनी होती थी दोस्तों? जिसकी वैधता दोस्तों 6 माह होती थी। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, भारत परिषद एक्ट 1861 के तहत पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। ये क्वेश्चन भी हम दोस्तों आप लोगों को पहले बता चुके हैं, आरपीएस इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित दोस्तों कुछ फैक्ट की दोस्तों, जो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो आपने कभी भी नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों क्यों नहीं पढ़े होंगे दोस्तों? आप लोगों को पता है दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी और क्रांति के 2 सालों बाद में दोस्तों 1859 में दोस्तों एक व्यक्ति को दोस्तों भारत सचिव बनाया जाता है जिसका नाम आता है दोस्तों लॉर्ड वुड। क्या नाम है दोस्तों? लॉर्ड वुड। दोस्तों जो लॉर्ड वुड है दोस्तों ये 1859 से दोस्तों 1867 के बीच में दोस्तों भारत सचिव रहता है। और दोस्तों इसको एक व्यक्ति को इसी बात का श्रेय दिया जाता है दोस्तों लॉर्ड वुड को कि इसने 1857 की क्रांति के बाद में जो दोस्तों जो प्रशासनिक व्यवस्था थी दोस्तों अंग्रेजों की उसको संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, भारत सचिव लॉर्ड वुड को दोस्तों क्रांति के बाद में 1857 की क्रांति के बाद में प्रशासनिक दोस्तों जो व्यवस्था थी उसको संगठित करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इसका टाइमिंग पीरियड रहा था दोस्तों भारत सचिव का 1859 से 1867 के बीच में। दोस्तों लॉर्ड वुड के द्वारा दोस्तों 3 अधिनियम लाए गए थे दोस्तों 1861 में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों, भारत सचिव रहे दोस्तों लॉर्ड वुड के द्वारा दोस्तों 3 अधिनियम लाए गए थे 1861 में। नंबर 1 दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में दोस्तों चर्चा कर चुके हैं, भारत परिषद अधिनियम सन 1861, यानी कि दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 दोस्तों, जिसे भारत परिषद एक्ट 1861 कहते हैं। दूसरा दोस्तों जो अधिनियम था दोस्तों जो लॉर्ड वुड के लाया गया दोस्तों 1861 में, वो था दोस्तों भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम। दोस्तों भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम दोस्तों इसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। दोस्तों थोड़ा हिंदी देखिएगा दोस्तों, इसकी हिंदी जबरदस्त है, याद रखना दोस्तों। इंग्लिश में तो आप लोगों को दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 समझ में आ जाएगा, लेकिन इसकी हिंदी थोड़ा दोस्तों कन्फ्यूजन करने वाली है, भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम। दोस्तों आप लोगों को पता है इसी समय दोस्तों तीसरा जो एक्ट लाया गया था वो था दोस्तों भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, यानी कि दोस्तों इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम सन 1861। तो दोस्तों ये 3 अधिनियम लाए गए थे दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। तो दोस्तों 3 अधिनियम लाए गए थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों लॉर्ड वुड के समय दोस्तों। अब दोस्तों जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है दोस्तों जो 1861 का एक्ट है, इसके तहत दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों सर्वप्रथम यानी कि प्रथम बार कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में दोस्तों 3 हाई कोर्ट खुले थे दोस्तों। कब दोस्तों? 1862 में। 1 जुलाई सन 1862 को कलकत्ता में दोस्तों न्यायालय खोला गया, उच्च न्यायालय। बम्बई में दोस्तों जो न्यायालय खुला था वो 14 अगस्त सन 1862 को खुला था, और मद्रास में दोस्तों जो उच्च न्यायालय खुला था वो खुला था दोस्तों 15 अगस्त सन 1862 को। कब दोस्तों? 1 जुलाई सन 1862 को कलकत्ता में,
14 जुलाई और 15 जुलाई 1862 में बम्बई और मद्रास में 3 हाईकोर्ट खुले थे दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 हाईकोर्ट खुले थे दोस्तों सर्वप्रथम भारत में 1862 में दोस्तों। याद रखना दोस्तों 1 जुलाई, 14 जुलाई, 14 अगस्त और 15 अगस्त को दोस्तों ये जो उच्च न्यायालय खोले गए थे दोस्तों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। इनमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ में दोस्तों, एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 15 अधिकतम न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है। इन दोस्तों जो सर्वप्रथम दोस्तों भारत में दोस्तों जो हाई कोर्ट खुले थे, कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट, मद्रास और हाई कोर्ट, इन दोस्तों इन तीनों हाई कोर्ट में दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश के साथ दोस्तों अधिकतम 15 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो दोस्तों वही बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में कौन सा हाई कोर्ट खुला था भारत में। दोस्तों बात आती है दोस्तों 1866 की दोस्तों। कब दोस्तों? 1866 को, यानी कि दोस्तों 4 साल बाद में दोस्तों आगरा में दोस्तों एक हाई कोर्ट खुलता है दोस्तों, जो संयुक्त प्रांत था दोस्तों। संयुक्त प्रांत का दोस्तों जो एक शहर है दोस्तों आगरा, उसमें दोस्तों एक हाई कोर्ट खुला, आगरा हाई कोर्ट दोस्तों। आगरा हाई कोर्ट को दोस्तों आगरा से दोस्तों बाद में दोस्तों ट्रांसफर कर दिया जाता है 1869 में दोस्तों इलाहाबाद में दोस्तों। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद में। तो 1869 में दोस्तों इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया जाता है आगरा हाई कोर्ट को। तो दोस्तों 1866 में आगरा हाई कोर्ट खुला, जिसे 1869 में दोस्तों इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों आप दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि 5वें और 6वें नंबर का दोस्तों जो हाई कोर्ट खुला था दोस्तों भारत में, वो कौन सा था और किन जगहों पर खुला गया था। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आप लोगों के सामने है, गौर कीजिएगा दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री का बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारत परिषद अधिनियम सन 1892, क्या बात है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों पुनः दोस्तों संवैधानिक दोस्तों संस्थाओं से पूछा जा चुका है कि भारत परिषद एक्ट सन 1892 की विशेषता क्या है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से दोस्तों एक ऑप्शन सही था। कौन सा ऑप्शन सही था, आइए दोस्तों उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 4 कथनों में से एक कथन सही था दोस्तों कि भारत परिषद एक्ट जो 1892 था दोस्तों, इसकी विशेषता रही थी कि दोस्तों जो ये 1861 में दोस्तों जो सर्वप्रथम दोस्तों जो अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे, 1861 के एक्ट के तहत दोस्तों जो अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे उनको पहली बार दोस्तों सार्वजनिक हित के मुद्दों पर दोस्तों पहली बार दोस्तों प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था 1892 के अधिनियम के द्वारा। याद रखना दोस्तों बहुत अच्छी बात आती है कि अतिरिक्त सदस्य जो दोस्तों जो 12 सदस्य जोड़े गए थे 1861 में, उन अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों जो सदस्य हुआ करते थे दोस्तों उनको 6 दिन की पूर्व सूचना देनी होती थी। कितने दिन की दोस्तों? 6 दिन की पूर्व सूचना देनी होती थी दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन के विवरण की दोस्तों, तो दोस्तों 1892 में ही दोस्तों सर्वप्रथम 1892 के अधिनियम द्वारा, भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया था उन भारतीय व्यक्तियों को। यानी कि दोस्तों जो अतिरिक्त सदस्य होते थे उनको दोस्तों बजट पर बहस करने का अधिकार भी इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया था, आप लोगों को पता होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि 1892 के अधिनियम के द्वारा ही दोस्तों प्रथम बार दोस्तों चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी दोस्तों। चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, अर्थात हम कहेंगे दोस्तों कि अप्रत्यक्ष दोस्तों जो चुनाव थे दोस्तों, कौन दोस्तों? प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव या चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1892 के अधिनियम के ही द्वारा ही। बट आप लोगों को याद रखना चाहिए दोस्तों कि इस अधिनियम में कहीं पर भी दोस्तों निर्वाचन शब्द उल्लेखित नहीं किया गया था। याद रखना दोस्तों इस अधिनियम में कहीं पर भी दोस्तों निर्वाचन शब्द उल्लेखित नहीं किया गया था, इंपॉर्टेंट बात है। जबकि चुनाव प्रणाली शुरुआत कर दी गई दोस्तों 1892 के द्वारा, परंतु चुनाव शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था, निर्वाचन। ठीक है दोस्तों एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है दोस्तों कि 1892 का दोस्तों जो भारत परिषद अधिनियम था दोस्तों, 1892 के भारत परिषद अधिनियम को दोस्तों फिरोज शाह मेहता ने दोस्तों इसे स्टीम इंजन कहा था दोस्तों। याद रखना दोस्तों जो फिरोज शाह दोस्तों मेहता थे दोस्तों, इन्होंने 1892 के अधिनियम को दोस्तों स्टीम इंजन की संज्ञा दी थी। किसकी दी थी दोस्तों? स्टीम इंजन की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों फिरोज शाह मेहता ने 1892 के अधिनियम को दोस्तों स्टीम इंजन जैसा बताया था। वहीं दोस्तों जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। क्यों पूछा जाएगा?
क्योंकि इन्होंने दोस्तों 1800 दोस्तों जो 92 का दोस्तों जो भारत परिषद अधिनियम था, इसको कहा था कि ये तो दोस्तों प्रतिनिधि दोस्तों जो सरकार है उसकी स्थापना का दोस्तों पहला मुख्य कदम माना जाता है। तो दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1892 के अधिनियम को कहा कि प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की ओर पहला प्रमुख कदम है। दोस्तों कौन सा दोस्तों 1892 का अधिनियम प्रतिनिधि सरकार का पहला कदम क्यों है दोस्तों? क्योंकि 1892 के अधिनियम में पहली बार दोस्तों चुनाव की दोस्तों घोषणा की गई थी अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष चुनाव की दोस्तों पहली बार शुरुआत की गई 1892 के अधिनियम में। अतः सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की ओर पहला प्रमुख कदम बताया था। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों 1892 से अधिनियम से दोस्तों जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने। दोस्तों किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में दोस्तों भारत में दोस्तों प्रथम बार, क्या बात है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में प्रथम बार दोस्तों आयकर यानी कि दोस्तों जो इनकम टैक्स है दोस्तों, भारत में प्रथम बार इनकम टैक्स यानी कि दोस्तों आयकर की शुरुआत की गई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों हम भांडा फोड़ने वाले दोस्तों, ताकि आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाए दोस्तों। इस क्वेश्चन के बाहर दोस्तों याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों हम लॉर्ड कैनिंग की दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा भी कर चुके हैं दोस्तों। जब हमने आप लोगों को 1861 का एक्ट पढ़ाया है दोस्तों, तब हमने चर्चा कर चुकी थे। और भी बहुत बार हमने आप लोगों को दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की चर्चा कर चुकी। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग दोस्तों जो भारत का दोस्तों जो गवर्नर जनरल रहा था, ये 1856 से लेकर दोस्तों 1862 के बीच में रहा था। यानी कि दोस्तों जो तीन दोस्तों जो अधिनियम लाए गए थे 1861 के अधिनियम के, वो तीनों इसी के अधिनियम इसी के तहत लाए गए थे, यानी कि इसी के अधीन लाए गए थे, लॉर्ड कैनिंग के समय ही लाए गए थे। यानी कि दोस्तों प्रथम बार दोस्तों जो विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं वो लॉर्ड कैनिंग के समय बनते हैं। प्रथम बार दोस्तों जो हाई कोर्ट खुलते हैं दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट और दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट, वो भी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय ही खुलते हैं। यानी कि दोस्तों टाइमिंग पीरियड किसका है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग का। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के आप लोगों को एक जबरदस्त फैक्ट याद रखना है कि दोस्तों जो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री का बेटा था दोस्तों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम आता है दोस्तों जॉर्ज कैनिंग। दोस्तों जॉर्ज कैनिंग का पुत्र हुआ करता था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। जॉर्ज कैनिंग दोस्तों 1827 में दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। अब बात आती है दोस्तों कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में दोस्तों सबसे बड़ी समस्या क्या आई थी दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों 1857 की क्रांति भी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। लेकिन दोस्तों ये तो उसकी घटना मानी जाती है कि सबसे बड़ी घटना थी दोस्तों क्रांति की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या आई थी दोस्तों, वो थी दोस्तों पैसे की समस्या, यानी कि दोस्तों जो आर्थिक समस्या थी। आर्थिक समस्या क्यों आई थी दोस्तों? क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों भारत में। अतः क्रांति होने के कारण दोस्तों इनके पास में पैसे की कमी आ गई थी दोस्तों। किसके कारण में? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों सबसे बड़ी समस्या आई थी दोस्तों आर्थिक समस्या। तो दोस्तों इस आर्थिक समस्या को हल करने के लिए दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों ब्रिटेन के राजा को संदेश भेजा। अतः दोस्तों इंग्लैंड से दोस्तों एक व्यक्ति को दोस्तों भारत भेजा जाता है, जिसका नाम आता है दोस्तों जेम्स विल्सन। कौन नाम है दोस्तों? जेम्स विल्सन। दोस्तों जो जेम्स विल्सन थे दोस्तों, ये भारत आते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों एक अर्थ विशेषज्ञ थे। यानी कि दोस्तों इनको इकोनॉमी के सेक्टर में दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो चुकी थी दोस्तों। किसको? दोस्तों जेम्स विल्सन को। तो जेम्स विल्सन को दोस्तों इंग्लैंड से भारत भेजा जाता है लॉर्ड कैनिंग की सहायता करने के लिए, आर्थिक समस्या को हल करने के लिए। दोस्तों जैसे दोस्तों जेम्स विल्सन दोस्तों भारत आते हैं तो यहाँ की दोस्तों इसकी दशा और दशाओं को देखते हैं। और दोस्तों जेम्स विल्सन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 नए कर, दोस्तों याद ना दोस्तों 3 नए कर लगाने का सुझाव देते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, कितने नए कर लगाने का सुझाव दिया था दोस्तों। सुझाव देने की बात हो रही है। फिलहाल आप सुझाव शब्द पर गौर कीजिएगा कि जेम्स विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग को 3 नए कर लगाने का सुझाव दिया। नंबर 1 आता है दोस्तों आयकर, यानी कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगाने का दोस्तों सुझाव दिया था दोस्तों। दूसरा जो कर लगाने का दोस्तों जो सुझाव दिया था वो था दोस्तों व्यापार कर व दोस्तों व्यवसाय पर कर, यानी दोस्तों जो व्यापार कर लगाइए और व्यवसायों पर दोस्तों कर लगाइए। तो दोस्तों व्यापार कर व व्यवसायों पर कर लगाइए दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? जेम्स विल्सन ने। तीसरी बात इसने कही कि दोस्तों जो भारतीय तंबाकू दोस्तों जो भारत से निर्यात किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो तंबाकू है दोस्तों जो भारत से निर्यात किया जाता है, उस पर भी आप कर लगाइए। किसने कहा दोस्तों? जेम्स विल्सन ने कहा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग से। दोस्तों 3 नए कर लगाने का सुझाव दिया था। तीनों कर आप लोगों के सामने दोस्तों, आयकर, व्यापार कर और भारतीय तंबाकू के निर्यात पर कर। दोस्तों निर्यात शब्द इस्तेमाल करना दोस्तों, आयात गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि कौन सा सुझाव नहीं दिया था अगर आयात शब्द आ गया।
लेकिन दोस्तों जो लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों, कौन दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने इन 3 नए करों में से दोस्तों केवल और केवल दोस्तों आयकर को ही स्वीकार किया था। याद ना दोस्तों, सुझाव दिया था जेम्स विल्सन ने, तो लागू नहीं किया था दोस्तों, सुझाव दिया था कि आप ये 3 नए कर लगाइए दोस्तों। लेकिन जो 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 लॉर्ड कैनिंग था ना दोस्तों, उसने केवल और केवल दोस्तों आयकर को ही स्वीकार किया था, व्यापार कर और दोस्तों भारतीय तंबाकू के निर्यात पर कर को नहीं लगाया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों किसके कार्यकाल में लगाया गया दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आयकर सर्वप्रथम लगाया गया। अब बात आती है दोस्तों, जैसे दोस्तों जेम्स विल्सन का कार्यकाल समाप्त होता है दोस्तों भारत में आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में, इसके बाद में दोस्तों एक विशेषज्ञ बनते हैं दोस्तों भारत का, या इसका एक उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम आता है दोस्तों सैमुअल लेंग। याद ना दोस्तों, सैमुअल लेंग। जो दोस्तों जो सैमुअल दोस्तों जो लेंग थे दोस्तों, तो दोस्तों सैमुअल दोस्तों जो लेंग थे दोस्तों, इन्होंने भारत में दोस्तों एक नया कर लगाने का सुझाव दिया और एक कर लगाया भी गया दोस्तों। सैमुअल लोग ने दोस्तों के परामर्श से दोस्तों सरकार ने सर्वप्रथम दोस्तों नमक कर लगाया था दोस्तों। क्या लगाया था दोस्तों, नमक कर। नंबर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नमक कर दोस्तों किस व्यक्ति के परामर्श से दोस्तों भारत में लगाया गया था, वो था दोस्तों सैमुअल लेंग। तो दोस्तों नमक कर, क्योंकि नमक दोस्तों एक प्रत्येक इंसान की एक मुख्य ज़रूरत होती है, अगर नमक पर ही कर लगा दिया जाएगा तो आमदनी तो होनी थी दोस्तों सरकार को, तो नमक कर लगा दिया दोस्तों सैमुअल लेंग के ऊपर। सैमुअल लेंग ने नमक कर लगाने का सुझाव दिया था और लगाया भी गया था। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारा लॉर्ड कैनिंग था, जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही खतरनाक आप लोगों के सामने इसका भांडाफोड़ दोस्तों इसका विवरण है आप लोगों को प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों वहीं बात करें दोस्तों कि कैनिंग दोस्तों जो लॉर्ड कैनिंग था, इसके समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति हुई थी, आप लोगों को पता होगा। वहीं दोस्तों जब लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बनता है दोस्तों, ये उसी वर्ष दोस्तों पारस के राजा के ऊपर भी आक्रमण करता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जब दोस्तों भारत में गवर्नर जनरल बना था, उसी वर्ष दोस्तों इसने 1856 में पारस के शाह पर आक्रमण किया और 1857 में संधि करता है। 1857 में संधि करता है दोस्तों, किसके साथ में दोस्तों, पारस के शाह पर। और 1857 में दोस्तों भारत में क्रांति हो जाती है। क्रांति होने के बाद में दोस्तों भारत में क्रांति होने के बाद में 2 वर्ष बाद में यानी कि दोस्तों 1859 में दोस्तों भारत में एक श्वेत विद्रोह होता है दोस्तों। किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, भारत में लॉर्ड कैनिंग के समय 1859 में श्वेत विद्रोह हुआ था, यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था दोस्तों। क्रांति हुई थी दोस्तों, श्वेत क्रांति या श्वेत विद्रोह। क्यों हुआ था दोस्तों, श्वेत विद्रोह क्या था, आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं। दोस्तों 1857 की क्रांति हुई और दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज दोस्तों जो सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों जो सैनिक थे उनको दोस्तों सेना मुक्त कर दिया गया था दोस्तों। करीबन 20 से 30 हज़ार सैनिकों को 20 से 30 हज़ार सैनिकों को दोस्तों सेवा निवृत्त कर दिया गया था और उनको दोस्तों ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया था। अतः उन सैनिकों ने 20,000 सैनिकों ने दोस्तों विद्रोह कर दिया कि आप हमें हमारी दोस्तों जो सरकारी जो नौकरी है उसे दोस्तों बर्खास्त मत कीजिए, ऐसा कहा था दोस्तों उन अंग्रेज अधिकारियों ने, अंग्रेज सैनिकों। तो अंग्रेज सैनिकों को बर्खास्त किया गया था। तो ये था दोस्तों व्हाइट विद्रोह दोस्तों। तो दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं कि कौन सा कथन दोस्तों वैधानिक सिविल सेवा के बारे में सही है दोस्तों। फिर दोस्तों बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों को दोस्तों ये सब क्वेश्चनों के बारे में पता था तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा, नहीं पता दोस्तों तो है नहीं बात को लाइक सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों वैधानिक सिविल सेवा की दौलत बारे में यहाँ पर 4 कथन दिए गए थे, जिसे दोस्तों स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, वैधानिक सिविल सेवा इसे स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस भी बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। यहाँ पर वैधानिक सिविल सेवा से संबंधित दोस्तों 4 कथन दिए गए थे, 3 कथन सही थे दोस्तों। जो चौथा कथन गलत था वो कथन क्यों गलत था दोस्तों, हम उस कथन की भी चर्चा करेंगे कि चौथा कथन गलत क्यों था। तो दोस्तों वैधानिक सिविल सेवा की बात करें दोस्तों तो इसके बारे में पहले जानकारी देते हैं। इसके नंबर 1 ऑप्शन था कि केवल भारतीयों को इस सेवा में मनोनीत किया जाता था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, केवल और केवल भारतीयों को, दोस्तों केवल शब्द पर इंपोर्टेंट याद रखना, केवल भारतीय व्यक्तियों को ही इस सेवा में दोस्तों मनोनीत किया जाता था। एग्जाम परीक्षा नहीं होती थी दोस्तों सिविल सेवा में। वैधानिक दोस्तों जो सिविल सेवा थी इसमें दोस्तों व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता था, एग्जाम नहीं होता था। मनोनीत याद रखना, केवल और केवल भारतीय व्यक्ति और उनका भी मनोनीत होते थे। इसका चयन दोस्तों मनोनीत होंगे तो किस व्यक्ति को मनोनीत किए जाएंगे दोस्तों, सिविल सेवा, वैधानिक सिविल सेवा में। इसका दोस्तों जो वो रखा गया था दोस्तों
चयन की दोस्तों जो कसौटी रखी गई थी वो रखी गई थी दोस्तों उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी कि दोस्तों जो समाज में जिन व्यक्तियों को दोस्तों उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी उन्हीं व्यक्तियों को दोस्तों वैधानिक सिविल सर्विस बनाया जाता था या वैधानिक सिविल सेवा में मनोनीत किया जाता था। दोस्तों चयनित व्यक्ति को दोस्तों, यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति को दोस्तों सिविल सेवा में चयन कर दिया जाता था या उसे मनोनीत कर दिया जाता था, तो मनोनीत करने के बाद में दोस्तों उसी व्यक्ति को दोस्तों नौकरी करनी होती थी। तो उस चयनित व्यक्ति को केवल उसके ही प्रांत में दोस्तों, केवल उसके ही प्रांत में लगाया जाता था। याद रखना दोस्तों, जो व्यक्ति जिस प्रांत का था उस व्यक्ति को उसी प्रांत में ही लगाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कथन सही थे दोस्तों वैधानिक सिविल सेवा के बारे में। केवल और केवल भारतीयों को ही इस सेवा में मनोनीत किया जाता था। चयन का दोस्तों जो आधार था वो था दोस्तों उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी कि समाज में दोस्तों कौन से व्यक्ति को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, कौन सा व्यक्ति अधिक पॉपुलर है समाज में। और चयन करने के बाद में दोस्तों उस व्यक्ति को नौकरी करने के लिए दोस्तों उसी प्रांत में भेजा जाता था जहाँ का वो व्यक्ति था। तो दोस्तों ये 3 कथन सही थे। चौथे कथन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि वैधानिक सिविल सेवा क्या थी दोस्तों। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, याद रखना दोस्तों लॉर्ड लिटन, दोस्तों कौन दोस्तों, लॉर्ड लिटन के द्वारा दोस्तों जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसके समय दोस्तों ये वैधानिक सिविल सेवा प्रारंभ हुई थी दोस्तों 1879 में। दोस्तों वैसे सन कंफ्यूजन कर सकता है दोस्तों आप लोगों को 1878 1879, तो आप दोस्तों 1879 जरूर याद रखिए। दोस्तों जो वैधानिक दोस्तों जो सिविल सेवा थी दोस्तों ये 8 सालों तक चली थी। कितने सालों तक चली थी दोस्तों वैधानिक सिविल दोस्तों जो सेवा जो दोस्तों जो सर्विस थी दोस्तों ये करीबन 8 सालों तक चली थी। अगर हम इस आधार पर देखें दोस्तों 79 को देखें तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों 86। कब दोस्तों 1886 में दोस्तों ये वैधानिक सिविल सेवा समाप्त कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप दोस्तों सन में कन्फ्यूजन हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि सन कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, तो आप इतना याद रखना दोस्तों कि वैधानिक सिविल सेवा दोस्तों लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1879 में शुरू की गई दोस्तों, जो करीबन 8 वर्षों तक चलती रही थी। कितने वर्षों तक चली रही थी दोस्तों 8 वर्षों तक। दोस्तों यही ऑप्शन दोस्तों चौथा ऑप्शन गलत था, क्योंकि चौथे ऑप्शन में दिया गया था कि इसे सन 1913 में समाप्त किया गया। नहीं दोस्तों, इसे सन 1913 में समाप्त न करके दोस्तों सन 1913 से बहुत पहले यानी 1886-87 में ही दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। 1886 आप जरूर याद रखें दोस्तों, 8 वर्षों तक ही चली थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अभी दोस्तों जो ये व्यक्ति हुआ करते थे दोस्तों, इनको दोस्तों मनोनीत कौन करता था, इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों। आने वाले समय में आपसे फर्स्ट ग्रेड में या हेड मास्टर में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैधानिक दोस्तों जो सिविल सेवक होते थे इनको दोस्तों अंतिम स्वीकृति कौन देता था। इसका उत्तर होगा दोस्तों भारत सचिव। याद रखना दोस्तों, भारत सचिव अंतिम स्वीकृति देता था, न कि दोस्तों गवर्नर जनरल। इंपॉर्टेंट याद रखना, फैक्ट जरूर याद रखना दोस्तों। एक साल में दोस्तों जितने भी सिविल सर्विस बनाए जाते थे, जितने भी दोस्तों जो IAS वगैरह अगर होते थे दोस्तों, बड़े बड़े अधिकारी जो बनाए जाते थे दोस्तों एक साल में, उनकी नियुक्तियों का दोस्तों 1/6 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। एक नहीं कि दोस्तों मान लीजिए कि एक साल में दोस्तों 60 सिविल सर्विस बनाए जाने हैं, तो करीबन 10 व्यक्तियों को ही दोस्तों वैधानिक सिविल सेवा में मनोनीत किया जा सकता था, 10 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं, यानी कि 1/6 से ज़्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों जो वैधानिक दोस्तों जो सिविल सेवक होते थे इनका वेतन कम होता था अन्य सिविल सेवकों की तुलना में। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है, अन्य सिविल सेवकों की तुलना में इनका वेतन कम होता था, जबकि दोस्तों इनको अधिकार बराबर मिलते थे। अधिकार तो बराबर मिलते थे, जबकि दोस्तों वेतन कम होता था, क्योंकि इनको मनोनीत किया जा रहा है, क्योंकि इनको एग्जाम तो देना होता ही नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमारा वैधानिक सिविल सेवा से संबंधित दोस्तों 3 कदम आप लोगों को दिए गए थे। 3 कदम हमने आप लोगों को बता दिए, इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है दोस्तों वैधानिक सिविल सेवा से संबंधित। लॉर्ड लिटन ने शुरुआत की थी और दोस्तों 1886 में दोस्तों इसको दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों सिविल सेवा की दोस्तों चर्चा हो रही है, तो सिविल सेवा की चर्चा कर लेते हैं। 1886 में दोस्तों चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में दोस्तों पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों गठित किया गया था, यानी कि दोस्तों सिविल सेवा आयोग गठित किया गया था। 1886 में अध्यक्ष बने थे दोस्तों चार्ल्स एचिसन। दोस्तों चार्ल्स एचिसन ने दोस्तों इस जो पब्लिक सर्विस कमीशन था दोस्तों, इसकी रिपोर्ट में दोस्तों कुछ मुख्य बातें कही थी जो आप लोगों से पूछी जा रही है दोस्तों UPSC में भी, RPSC में भी, BPSC में भी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। दोस्तों चार्ल्स एचिसन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दोस्तों जो ये विधिक सिविल सेवा है दोस्तों इसको समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात, इस बात को मान लिया गया दोस्तों, और 1886 में दोस्तों वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त भी कर दिया गया। वहीं दोस्तों सिविल सेवा की आयु दोस्तों 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई। बिल्कुल सही बात है, ऐसा किसने कहा था दोस्तों, चार्ल्स एचिसन के द्वारा इस जो आयोग गठित किया गया था इसने कहा था।
वहीं सिविल सेवा इंग्लैंड में ही हो। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, चार्ल्स एचिसन की दोस्तों अध्यक्षता में जो पब्लिक सर्विस कमीशन गठित किया गया था, इसने कहा था कि सिविल सेवा इंग्लैंड में ही होनी चाहिए, भारत में नहीं। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। वहीं आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि 1892 में दोस्तों जो सिविल सेवा थी दोस्तों, इसको इंडियन सिविल सर्विस नाम दिया गया था। इंपॉर्टेंट बात आती है, जब भी देखो आप एक शब्द सुनते होंगे दोस्तों ICS दोस्तों, ICS इसे जो सिविल सेवक होते थे उनको ICS कब नाम दिया गया था? 1892 में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि सिविल सेवा परीक्षा को दोस्तों जो अधिकारी होते थे उनको ICS यानी कि दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस कब नाम दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों 1892 में। कब दिया गया था दोस्तों? 1892 में। तो दोस्तों 1886 में दोस्तों चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में पब्लिक सर्विस कमीशन गठित किया गया था। वैधानिक सिविल सेवा समाप्त हो जाए, सिविल सेवा की आयु बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी जाए और सिविल सेवा दोस्तों इंग्लैंड में ही हो, भारत में नहीं, ऐसा कहा था दोस्तों चार्ल्स एचिसन ने। वहाँ पर आप लोगों को भारत शब्द मिल सकता है। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों एक आयोग गठित किया जाता है दोस्तों सन 1912 में। याद रखना दोस्तों, सन 1912 में लॉर्ड इसली गठन के द्वारा दोस्तों लॉर्ड इसली गठन के अध्यक्षता में दोस्तों 10 सदस्यीय आयोग गठित होता है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, सन 1912 में लॉर्ड इसली गठन की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय आयोग गठित हुआ था, जिस दिन इन 10 सदस्यों में दोस्तों 3 व्यक्ति भारतीय थे। याद रखना दोस्तों, आप लोगों से यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आरपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है कि सन 1912 में गठित किए गए दोस्तों द रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। इसके दोस्तों जो 3 भारतीय सदस्य थे वो कौन कौन थे? नंबर 1 आता है दोस्तों महादेव भास्कर चौपाल। कौन आता है दोस्तों? महादेव भास्कर चौपाल। और दोस्तों जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे दोस्तों अब्दुल रहीम। कौन थे दोस्तों? अब्दुल रहीम। वहीं दोस्तों जो तीसरे व्यक्ति थे वो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को जरूर याद रखना दोस्तों, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि सन 1912 में गठित किए गए दोस्तों जिस आयोग का नाम रखा गया था उस आयोग का नाम जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों आप लोगों को, द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस इन इंडिया। याद रखना दोस्तों, द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस पब्लिक सर्विसन इन इंडिया। दोस्तों पब्लिक सर्विसन इन इंडिया। तो दोस्तों ये आयोग का नाम था दोस्तों जो सन 1912 में गठित किया गया था। इसके दोस्तों जो अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों लॉर्ड इसली गठन को। और दोस्तों जो 10 सदस्यीय आयोग था 3 सदस्य भारतीय थे दोस्तों, महादेव भास्कर, अब्दुल रहीम और गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों इस कमीशन की दोस्तों आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि दोस्तों द रॉयल कमीशन ऑफ द पब्लिक सर्विस इन इंडिया ने ये कहा था कि दोस्तों जो 25% पद दोस्तों भारतीयों को दिए जाने चाहिए, 25% पद भारतीयों को दिए जाने चाहिए। अर्थात 25% का कितना मतलब होगा दोस्तों? 1/4 पद भारतीयों को दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों ये सिविल सेवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों आप लोगों के, जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जामों में। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो की क्वालिटी बढ़ाई होगी आप लोगों ने दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे पुराने वीडियो देखना न भूलें और अगला वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने आने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों।